हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हिस्ट्री की जो क्लास 3 है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो आज का भी क्या है, महाजनपद से प्रश्न है। तो पहले आप लोग एक बार हम आपको महाजनपद थोड़ा सा फिर से बता दें, तो फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके सामने ये जो है 16 महाजनपद है। तो इनकी थोड़ी राजधानी और ये किस क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बन रहे हैं। तो आप लोग याद रखें। देखिए अंग जो, देखिए 16 ये जनपद है, ठीक ना। अंग जो महाजनपद है उसकी जो राजधानी थी वो कौनी चंपा है, ठीक है ना। कौनी चंपा है। ये कहाँ है, भागलपुर और ये मुंगेर वाला क्षेत्र जो है ये आता है, ठीक है ना। और मगध, मगध जो है इसकी राजधानी राजगृह, बाद में इसकी जो उदयन थे वो वहाँ पर उनकी राजधानी जो है मगध की वो पाटलिपुत्र हो गई थी। पाटलिपुत्र की उदयन जो है वो स्थापना करते हैं, ठीक ना। ये वर्तमान में कहाँ है, ये पटना में है, गया हुआ शाहाबाद में, ठीक है ना। काशी महाजनपद का जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, और इसका जो वर्तमान भी क्षेत्र कौन है, वाराणसी ही है, ठीक है ना। कौशल, जो कौशल महाजनपद है दोस्तों, ये श्रावस्ती राजधानी है इसकी। ये कहाँ का क्षेत्र था, ये अयोध्या का, अयोध्या श्रावस्ती के, इसकी दोनों राजधानी थी। और ये क्षेत्र है आज के समय में फैज़ाबाद तो नहीं कहते क्योंकि पहले फैज़ाबाद था। आज जो है ये अयोध्या वाला जो ही क्षेत्र है वही गोंडा बहराइच ये सब उन्हीं वाले में आता है, ठीक है ना। और वज्जी जो महाजनपद है ये, इसकी जो राजधानी थी वो विदेह है एवं मिथिला थी। ये वर्तमान में कहाँ, वैशाली उत्तर बिहार के ज़िले जो हैं, उत्तर बिहार के जो उत्तर में ज़िले हैं वो वगैरह, ठीक है ना। एक मल्ल जो महाजनपद है उसकी जो राजधानी थी वो कुशावती, आज के समय में कुशीनगर जो ज़िला है वो उत्तर प्रदेश का, वो से कुशावती वो पड़ती, कुशीनगर या कुशावती दोनों कहा जाता था उसकी राजधानी। और वर्तमान में जो है ये क्षेत्र कौन सा आता है, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और बुंदेलखंड का जो इलाका ये सब आता है, ठीक। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है चेदी, कौन है, चेदी जो महाजनपद है इसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी, और बुंदेलखंड का इलाका ये आता था। ये आप लोग याद रखना। जो पहले वाले हम बताए कि बुंदेलखंड ये चेदी वंश का, ठीक है ना। बुंदेलखंड वाला में केवल वो, मल्ल वाले में केवल कौन कौन, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, ठीक है ना, सिद्धार्थनगर ये सब थे। और वत्स, देखिए वत्स जो है ये कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, और इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर वाला ये क्षेत्र आता था इसका, ठीक है ना। ये कौशाम्बी आज की पहले समय में क्या होता था कि अभी पहले जो एक कौशाम्बी ज़िला जब नहीं बना था, ये इलाहाबाद से कट करके ज़िला बना है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। कुरु जो महाजनपद है ये, इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है ना। क्यों, ये कौन वाला इलाका है, ये हरियाणा में दिल्ली का यमुना के पास का इलाका है, ठीक है। और पांचाल जो महाजनपद है ये उत्तर पंचाल आही छत्र इसकी जो राजधानी है, दक्षिण पंचाल कपिल में, ठीक है। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था, ये आप लोग याद रखिए। मत्स्य, मत्स्य जो महाजनपद है इसकी राजधानी जो विराटनगर, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखना। ये कौन सा इलाका वहाँ, ये भी पूछा गया है, अब की ही पूछा गया है। तो ये कौन, मेनली जयपुर आप लोग याद रखिएगा, बाकी अलवर, भरतपुर व जयपुर ये सभी आते हैं, ठीक ना। सूरसेन महाजनपद जो है ये मथुरा इसकी राजधानी है। ब्रजमंडल जो ब्रज का जो क्षेत्र है उसका, ये उस क्षेत्र में वर्तमान में आता है, ठीक है ना। और देखिए आप लोग, और ये हो गया अस्मक। अस्मक जो है, अस्मक जो महाजनपद की जो राजधानी है वो पोतन, ये पोटली है। ये नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र है। पूछ लेता है कि नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो कौन सा महाजनपद था, तो वो कौन है, ये अस्मक है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना। ये कहाँ का है, ये एक ही क्या है, दक्षिण प्रांत महाजनपद है, ठीक ना। तो आप लोग दक्षिण भारत के एक महाजनपद। अवंती, ये उत्तरी अवंती उज्जैनी, ये दक्षिण अवंती वहाँ महिष्मती, ठीक है ना। ये मालवा का क्षेत्र जो है, आज में जो मालवा का क्षेत्र वो है, ठीक है ना। गंधार, गंधार जो है वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक ना। तक्षशिला इसकी राजधानी थी, पाकिस्तान का पूर्वी, अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। और कम्बोज, ठीक है ना।
कंबोज जो महाजनपद है वो कहाँ, इसकी राजधानी हाटक है। पाकिस्तान का जो आधुनिक हजारा जिला है ना वो है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 16 महाजनपद है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आप लोग देखिए जो अभी बता रहे थे महाजनपद के बारे में, तो जो ये देख लीजिए कंबोज, ये जो कंबोज इलाका ये पाकिस्तान के पास का है, ठीक है ना। यहाँ और ये तक्षशिला और तक्षशिला, ये देखिए ये है तक्षशिला, ये है गंधार और इसकी राजधानी है तक्षशिला, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में जो वर्तमान में पड़ता है, ठीक। और देखिए पांचाल ये है, ठीक ना। पांचाल, कुरु ये है हरियाणा वाला इलाका कुरु, ठीक है ना। और सूरसेन ये यहाँ पर है। अब मत्स्य, ठीक ना, मत्स्य जिसकी राजधानी का विराटनगर है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना। सूरसेन जो ये मथुरा वाला, मथुरा इसकी राजधानी थी, तो ये मथुरा वाला इलाका का, ठीक ना। चेदी, जो चेदी है यहाँ पर, ये देखिए चेदी है, शक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान ये बुंदेलखंड का इलाका है, ठीक है ना। और वत्स कौशाम्बी यहाँ पर देख ली, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और क्या है, ये लिच्छवी विदेह जो अभी हम कह रहे बात कर रहे थे, वज्जी, ये वज्जी है, ठीक ना। ये आप लोग याद रखना। और देख लीजिए जैसे अवंती ये यहाँ पर है, ठीक है ना। अवंती की राजधानी क्या होती थी, उज्जैन, ठीक है ना। अवंती की राजधानी कौन थी, उज्जैन या महिष्मती, ठीक है। मालवा वाला मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ये आता था, ये भी, ठीक ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। एक की बात हम लोग कर रहे थे अभी, कहाँ की, अस्मक की। अस्मक जो आप लोग देख लीजिए, अस्मक कहाँ है, ये बता रहे थे कि एक दक्षिण महाजनपद है, ठीक है। दक्षिण में, दक्षिण भारत का महा एक जनपद है, ठीक ना, अस्मक, जो गोदावरी नदी, ठीक है ना, गोदावरी नदी क्षेत्र के है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए, पूछ सकता है कि वो बताइए दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो महाजनपद है, तो वो कौन, अस्मक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों पहला प्रश्न दिया, अब आप लोग करें कि महाजनपद की उसकी राजधानी से मेल कराना, ठीक है ना। तो आप मेल कराइए। वत्स किसकी है, कौशाम्बी की है, तो सीधा ही हो जाएगा, ठीक है ना। मगध, मगध राजगृह की, सही है। और कुरु जो है ये किसकी है, कुरु जो है इंद्रप्रस्थ की, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुरु जो है, अवंती जो है ये उज्जैनी, महिष्मती उज्जैनी, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कौन वाला क्या हो जाएगा, ए बी और 3 का डी और सी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये देख लीजिए कि वत्स जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है, और जो मगध राजगृह गिरिव्रज बिहार जो पटना का इलाका, कुरु इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र का इलाका, ठीक ना। अवंती जो उज्जैनी महिष्मती मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा इसको। और दूसरा प्रश्न है आपके सामने, लिखा कि राजगृह प्राचीन भारत में किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये किस महाजनपद की राजधानी था, तो राजगृह किसकी थी, मगध की, ठीक। तो अभी लोग आप लोग ने पढ़ाई है कि जो राजगृह वो मगध की राजधानी, ठीक है। जिसके राजा कौन से, मतलब किसको, इसने किसको बसाया था, बिंबिसार ने इस राजधानी राजगृह को बसाया था, ठीक ना। आप लोग याद रखिए। और बिंबिसार के जो उत्तराधिकारी कौन था, वो अजात शत्रु था, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और तीसरा जो प्रश्न लिखा, वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार ने कौशल के किस राजा की बहन से विवाह किया था। तो ये किसके राजा के बहन थे, तो ये किया था कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। कौशल के राजा जो प्रसेनजीत थे उनके साथ विवाह किया था, ठीक ना, उनकी बहन के साथ, ठीक। लिखा, वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन के साथ विवाह किया था। इस गठबंधन के फलस्वरूप बिंबिसार के दहेज में काशी का क्षेत्र मिला, जिससे मगध का 1 लाख की वार्षिक आय होती थी, ठीक ना। आप लोग ये इसको याद रखिएगा। और क्या है, लिखा, प्राचीन भारत में अंग महाजनपद की राजधानी बिहार के किस शहर में थी, ठीक है ना। तो अंग महाजनपद, आप लोग अभी देखिए नक्शा में भी देखा है और ऐसे पढ़ा भी है। तो अंग की जो राजधानी वो कहाँ के, चंपा है, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिए, बिहार के शहर में स्थित है चंपा। अब यहाँ पर लिखा, प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर मुंगेर जिलों में स्थित है, इसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है ना।
जो गंगा और चंपा नदियों के संगम पर बसी थी। ये आप लोग याद, बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय के अनुसार प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे और वत्स की राजधानी कौशाम्बी आप लोग जानते हो, वज्जी की, तो ये भी आप लोग इसको पढ़े ये। अब देखिए लिखा काशी, काशी की जो थी वाराणसी, काशी की आप लोग ने पढ़ा कि काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी है, ठीक ना। और आप लोगों ने और क्या पढ़ा कि मगध, क्या मगध की कौन थी, आप लोग मगध तो जानते हैं, मगध की राजगिरी है, ठीक है ना। और किसकी, अगर मान लीजिए आपको दो ही पता है, ठीक है ना, ऐसे तो पता तो सभी होना चाहिए, लेकिन अगर आपको दो ही पता है तो वन का ये और फोरकडी, मान लीजिए वन का ये तो केवल एक ही जगह, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी अवंती की जो है वो उज्जैनी या महिष्मती हो जाएगा, जो मालवा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का। कौशल की जो हो जाएगी श्रावस्ती, ठीक है ना। कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत, अभी आपने पढ़ा पीछे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है कि छठी शताब्दी और चौथी शताब्दी, ठीक ना, छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कौन सा महाजनपद राजनीतिक और सैन्य प्रमुखता तक पहुंचा, ठीक है ना। तो कौन था, मगध। ये एक शक्तिशाली महाजनपद उस टाइम हुआ करता था, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिए, ठीक। और यहाँ पर छठी और लिखा ना, छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, जिसके शक्तिशाली होने के कारणों में लौह अयस्क, गंगा घाटी की उर्वरता, अकुशल नेतृत्व, ये चीज़ ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अवंती आप लोग जानते हैं कि गंधार की कौन थी, तक्षशिला, जो कि क्या है, पाकिस्तान में है। अब 7 नंबर का प्रश्न है, देखा शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला प्राचीन भारत में किस महाजनपद की राजधानी थी, तो गंधार, अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब लिखा नंदों के समय कौन सी प्राचीन संस्कृति व्याकरणाचार्य रहते थे, ठीक है, व्याकरणाचार्य कौन थे, तो कौन थे, नंदों के समय में पाणिनि, ठीक है ना, कौन थे, पाणिनि। कालिदास तो बाद में आए, ठीक है, आर्यभट्ट वगैरह ये बाद में, तो उस समय कौन था, पाणिनि, ठीक। जिनकी रचना ये कौन है, अष्टाध्यायी है, ठीक। ये आप लोग, पतंजलि जो था वो किसके समय शासन काल में था, शुंग वंश। शुंग वंश कब आता है, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, ये आप लोग याद रखिए। गुप्त वंश के समय कालिदास थे, ठीक, ये आप लोग आर्यभट्ट भी उसी टाइम थे। और नंद वंश के संस्थापक कौन से शासक थे, तो नंद वंश के संस्थापक कौन, महापद्मानंद, ठीक ना। इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, धनानंद, ठीक ना, धनानंद, ये आप लोग याद रखिएगा। जो धनानंद है वो अंतिम शासक है और संस्थापक कौन है, महापद्मानंद, ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे जिन्हें हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश के तीसरे सबसे बड़े प्रतापी राजा कौन था, वो अशोक था, ठीक। और निम्नलिखित में से किस राजा ने बुद्ध और महावीर दोनों के जीवन काल में शासन किया, तो जिसके समय बुद्ध और महावीर दोनों थे वो कौन थे, अजातशत्रु, ठीक ना। अजातशत्रु कौन है, ये हार्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार है ना, बिंबिसार, जिनकी राजधानी कौन थी, राजगृह, ये उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके पुत्र, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर ये जो 11 नंबर का, ठीक ना, वो गलती से लिख गया है, ठीक ना, 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। तब क्वेश्चन पढ़िए, पाटलिपुत्र में लिखा है, पाटलिपुत्र में प्रथम जन संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी, तो स्थूलवाह, स्थूलभद्र के द्वारा बुलाई गई थी, यानी अध्यक्षता कौन किए थे, स्थूलवाह, ठीक ना, स्थूलभद्र, ठीक। अब देखिए पाटलिपुत्र में प्रथम जन संगति का जो आयोजन हुआ 300 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्थूलभद्र ने की थी, ठीक ना। इस संगति के दौरान जैन धर्म वैचारिक मतभेद उभर कर आए, जिसके परिणाम स्वरूप जैन संघ दो प्रमुख संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में, ठीक है ना, एक स्थूलबाहु के नेतृत्व में, एक भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न क्या है, लिखा किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है, किसके, हर्षवर्धन। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन केंद्रीकृत का मतलब होता है एक कुशल, मतलब केंद्रीकृत संरचना, ठीक है ना, यानी शक्ति जो है वो एक जगह पर रहे, ठीक, एक राज्य। तो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन जो है प्राचीन भारत में अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी स्थापना कौटिल्य चाणक्य शास्त्र में वर्णित प्रांतीय विभाजन या नौकरशाही और गुप्त तंत्र के मार्गदर्शन में हुई थी, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, वो कौन था, ठीक ना। तो ये अल्बोरिनी तो बाद में आए थे, इब्न बतूता बाद में आए थे, ठीक ना। कौन था, मेगास्थनीज। मार्को पोलो और बाद में आए थे, ठीक ना। अब बात मेगास्थनीज था, ठीक। बात करते देखिए, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है ना। उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो मौर्यकालीन प्रशासन और सामाजिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस सम्राट के शासनकाल में मौर्य स्थापित कला में सबसे बड़ी प्रगति हुई थी। तो वो कौन था, तो अशोक के समय में, ठीक है ना। किस सम्राट शासनकाल में मौर्य स्थापित कला में बड़ी प्रगति हुई, अशोक के समय में, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के अपने पूरे साम्राज्य में एक इसमें स्तंभ शिलालेख स्थापित करवाए थे, ठीक ना। अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए, जिनमें से सांची का स्तूप सबसे प्रमुख है, जो आप लोग देखते होंगे 200 रुपये की जो नोट है, ठीक है ना। वर्तमान में जो 200 रुपये की नोट है उसमें सांची का स्तूप ही बना है, ठीक। अब अगला प्रश्न ये लिखा, अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान से बने हुए हैं। तो वो बने हुए बलुआ पत्थर से, ठीक ना, ये आप लोग याद रखें, बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार की पहाड़ियों से प्राप्त लाल और पीले चित्तीदार बलुआ पत्थर से बने हैं। अगर आप लोग चुनार जानते हो तो वहाँ पर एक चुनार जंक्शन पड़ता है, उसी के पास चुनार की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ठीक ना। अशोक स्तंभों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एकाश्म में थे, जिसे का अर्थ है कि पूरा स्तंभ पत्थर, मतलब एकाश्म का मतलब होता अंश जो है पूरे, जो पत्थर था वो, जो पूरा स्तंभ था वो एक ही पत्थर था, एक ही पत्थर से बना होता था, काट कर मतलब टो काट बनाया जाता था, मतलब कि क्या है उसमें कई पत्थर नहीं होते थे कि कई पत्थर को जोड़कर बनाया जाता, ठीक। तो ये लोग आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख हैं। तो इसके कितने हैं, 14 शिलालेख हैं, ठीक ना, ये आप लोग याद रखें कि अशोक सम्राट अशोक के कितने शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं, ठीक। अब देख लीजिए कि सम्राट अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख हैं जो विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण है। ये धम्म नीति और नैतिकता, हिंसा और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हैं। कुल अभिलेख 33 हैं, और जिसमें से 14 प्रमुख शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं, लघु शिलालेख, गुफा लेख शामिल है, ठीक ना, ये आप लोग याद रखना, ठीक। मेनली आप 14 ये 14 वाला याद रखना, ठीक। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आया कब, देख लीजिए आप लोग इसको भी, ये सब 2025 के क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद फिर 2024 के देखेंगे। अशोक स्तंभों की शास्त्रीय विशेषता क्या थी, उनके शीर्ष पर क्या थे, लिखा अशोक स्तंभों की शास्त्रीय विशेषता क्या थी। ऑप्शन देख लीजिए, लिखा उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियाँ बनी हुई थी, और वे केवल दक्षिण भारत में पाए जाते थे, वे कांस्य और चांदी से बने थे, वे अग्नि वेदिका के रूप में कार्य करते थे। नहीं, मेन इसमें क्या है, उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियाँ बनी हुई थी। अब देखिए, आप लोग अगर देखे होंगे या अशोक का चिन्ह, यही सम्राट अशोक का जो चिन्ह है वो आप 1 रुपये का जैसे आप सिक्का लेते हैं या नोट लेते हैं उसमें अशोक का चिन्ह बना होता है ना, शेर रहते हैं, वो मेनली उसमें इसमें दिखा है कि 4 शेर रहते हैं, एक मतलब चारों कोण एक एक शेर, लेकिन जब हम एक तरफ से देखते हैं तो हमें केवल 3 ही दिखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वही है, ये है कहाँ, सारनाथ स्तंभ वाराणसी में, ठीक।
देखा, धर्म प्रचार के लिए स्थापित अशोक स्तंभ की शास्त्रीय विशेषता उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियां होना, विशेष रूप से भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ, जिस पर क्या है, 4 सिंहों की संयुक्त मूर्ति प्रसिद्ध है। ये स्तंभ एक ही पत्थर से बनाए गए आकार में से एक आधार पर मोटे और ऊपर पतले शीर्ष पर होते हैं। ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों ने कोई मतलब नोट या सिक्का के पीछे अशोक सिंह वाला बना रहता है ना, वही है अशोक। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेखों मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? क्या तो किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का। ठीक है ना, ब्राह्मी लिखेगा, मेनली ब्राह्मी ऑप्शन से मेनली ब्राह्मी का प्रयोग किया। बाकी और भी जैसे सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख में प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का मिलता है। ठीक ना, जो बाएं से दाएं लिखे जाते थे। ठीक ना, इन्हें 1837 में पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप। ये भी आप लोग नोट कर लेना क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि अकेमेनिड फारस से उत्पन्न किस विदेशी तत्व ने मौर्य मूर्ति कला को प्रभावित किया? तो किसने? टेराकोटा का उपयोग, विशिष्ट देवताओं का उपयोग, या जटिल फिलिग्री कार्य, या साहसिक एवं व्यापक यथार्थवाद? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, साहसिक एवं व्यापक यथार्थवाद, है ना। अब देखिए कि मौर्यकालीन दरबारी कला विशेषकर अशोक स्तंभों के पशु शीर्ष में अनेक मिनट फारसी यथार्थवाद का प्रभाव दिखाता है, जैसे साहसिक आकृतियाँ, मिनरल पॉलिश और ठीक ना, घंटाकार आधार। ठीक, अशोक ने फारसी परंपरा की तरह स्तंभों पर राज्ञां खुदवाई, हालांकि मौर्य स्तंभ एकाश्म थे जबकि फारसी स्तंभ जोड़कर बनाए जाते थे। सिंह, बैल और हाथी के शीर्ष फारसी यथार्थवाद और भारतीय प्रत्ययवाद का मिश्रण है। ये आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मौर्य पत्थर के स्तंभों पर नहीं पाए गए हैं? तो वो कौन नहीं पाए गए हैं? गरुड़। ठीक है ना, गरुड़ जो है नहीं पाया गया। इसके ऑप्शन कौन है? शेर, हाथी, सांड, गरुड़। तो कौन है? गरुड़। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। बाकी लिखा, मौर्य काल के पत्थर के स्तंभों मुख्य रूप से शेर, सांड, हाथी और घोड़ा की आकृतियाँ पाई गई हैं। कौन नहीं पाया गया है? गरुड़। जबकि गरुड़ का उपयोग मौर्य काल के बाद अर्थात गुप्त काल के दौरान राजकीय प्रतीक और स्तंभों जैसे एरण का गरुड़ स्तंभ पर प्रमुखता से किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशोक स्तंभ स्थलों में से सही सुमेलित है? ठीक, सारनाथ कहाँ सही सुमेलित है ना, तो ये तो गलत है ना बी ऑप्शन। सारनाथ तो गुजरात दिखा रहा, देखो सही सुमेलित है, ये तो गलत है। तो सही हमको ढूंढना। अमरावती कहाँ? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तो गलत है। सांची कहाँ है? सांची तो मध्य प्रदेश में। उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा में नहीं है। फिर लिखा है लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? बिहार में। ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, जहाँ एकल सिंह शीर्ष वाला स्तंभ विद्यमान है। ठीक नहीं, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है ना कि जो, और देखिए सारनाथ अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, सांची स्तंभ मध्य प्रदेश में, और अमरावती स्तंभ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अब देखिए अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की, जो मुख्य रूप से शासन कला से संबंधित है? ये कौटिल्य ने की अर्थशास्त्र की, आप लोग याद रखना। ठीक है, एक चीज़ है मुद्रा राक्षस की, किसने? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। ठीक ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि अर्थशास्त्र में मेनली क्या दिया है, वो भी पूछा जाता है कभी कभी। तो मेनली क्या दिया उसमें? 7 अंगों में विभक्त स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर लिखा चोरी पकड़े हुए यक्षिणी की आदमकड़ खड़ी प्रतिमा किस काल की मूर्ति कला का परंपरा उदाहरण? तो मौर्य काल का। ठीक है ना, यहाँ पर लिखे
दीदारगंज बिहार से प्राप्त चामरधारणी चौरी पकड़े हुए। ये छड़ी की प्रतिमा मौर्यकालीन मूर्ति कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। यह प्रतिमा मौर्यकाल की विशिष्ट पालिशदार सतह के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी शीशे की तरह चमकती है। ठीक ना, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो अभी मैंने ब्राह्मी और प्राकृतिक, तो आपकी ब्राह्मी नहीं है तो प्राकृतिक लगाएंगे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मेनली ये है ब्राह्मी, प्राकृतिक, खरोष्टी। तो मेनली अगर बात करें तो ब्राह्मी, फिर प्राकृतिक, फिर खरोष्टी, ये आप लोग याद रखना। जबकि ये लिखा अफगानिस्तान क्षेत्र में कुछ अभिलेख यूनानी और अरामाइक भाषा में भी लिखे गए थे। ठीक है ना, तो दोस्तों आज इतने ही प्रश्न थे। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।